डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि 11th का आखिरी लेसन है, प्रोबेबिलिटी। सीईटी के लिए भी इस चैप्टर पर एक क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते ही हमें क्या पता चल जाता है कि वो हेड या टेल आएगा, ठीक है। तो उसका जो पॉसिबल आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, कोई एक बॉक्स में सपोज कुछ टिकट्स है, उन टिकट्स पे कुछ नंबर थे। ये एग्जांपल्स आपने 10th में सॉल्व किए थे, और उसमें से ऑड नंबर निकालना, इवन नंबर निकालना, प्राइम नंबर का टिकट निकालना, ऐसे एग्जांपल्स हमने प्रोबेबिलिटी में 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। सो प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली व्हाट, यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी के उसके जो 10th तक आपने पढ़ा था। 10th तक आपने क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या होता है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे हम क्या करते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम निकालते हैं, मतलब उसका सैम्पल स्पेस निकालते हैं। और उस सैम्पल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सैम्पल पॉइंट्स कहते थे, करेक्ट। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। और जब प्रोबेबिलिटी भी किसी की निकालनी होती है, किसी भी इवेंट की, तो हम क्या करते थे, कोई एक इवेंट है सपोज ए इवेंट, तो उस ए इवेंट को हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते थे। और फिर हमारा कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज हैविंग वैल्यू इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू थी हमारी, या जो वैल्यू आती है, या कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी की कोई भी वैल्यू निकालो, वो वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1 भी हो सकती है, 0 to 1 ही हो सकती है, या तो 0 या तो 1 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इक्वल टू 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और उसके इन बिटवीन भी हो सकती है। लेकिन क्या नहीं हो सकती? वो निगेटिव नहीं हो सकती, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ग्रेटर दैन 1 कभी भी नहीं होती ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज आइदर इक्वल टू 1 और इक्वल टू 0, और इट्स वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। सो 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 75% भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो बेटा दैट इज परसेंट, ठीक है, दैट इज परसेंट। वो परसेंट में फिर वो 1 to 100, वो 1 to 100 में कहीं पर भी आ सकती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो परसेंटेज में वो आता है 100%, ठीक है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो परसेंट में वो आता है 75%, ठीक है। सो सबसे पहले अब हम देखने जा रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट 9.1 एक्सरसाइज तक का जो भी बेसिक है, उस बेसिक के लिए क्या क्या नॉलेज हमें लगता है, और वो पूरा अब हम देखने वाले। सो लेट अस सी द बेसिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द प्रोबेबिलिटी। इसके लिए कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, या लग सकती है, या लगने वाली है, वो देखिए। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? जो मैंने अब तक आपको बताया वो प्रोबेबिलिटी है। फिर उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें आउटकम क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर इवेंट क्या होता है। इवेंट के हर एक मतलब इवेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये भी हमें पढ़ना है आगे। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होता है, एंड जो इवेंट्स हमारे पास है उसका अलजेब्रा मतलब प्रोबेबिलिटी में जो है उसके कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हमने अब तक बताया था वो प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल हमने देखा, मतलब वो हमने 10th स्टैंडर्ड तक देखा था। अब क्या है, अब दो एग्जांपल के हिसाब से हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल है हमारा, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। येस और नो में हम उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप फाइनल, इसमें भी क्या है, पॉसिबल आउटकम 3 हो सकते हैं, ठीक है। या तो इंडिया जीतेगी, या इंडिया नहीं जीतेगी, और थर्ड वाला वो टाई हो जाएगा, ड्रॉ होता है मैच, ठीक है। सो ऐसे 3 आउटकम्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा एक आउटकम हमारे पास आएगा, दैट इज़ वो फाइंड आउट करना, वो आउटकम का परसेंटेज फाइंड आउट करना, या वो आउटकम को फाइंड आउट करना, वो कितने आउटकम में से वो एक आएगा, वो फाइंड आउट करना मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम ये कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं कि ठीक है,
तो ऐसे स्टेटमेंट मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ स्कोर्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 10 में से कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो आउट ऑफ स्कोर करेंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसमें कितने बच्चे हो सकते हैं 10 में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 बच्चे हैं तो 10 में से 10 ही स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा ना, 10 में से 11वें बच्चे का तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 11वें बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 10 आउट ऑफ 10 के बच्चों की हो सकती है या 1 आउट ऑफ 10 की हो सकती है, 1 आउट ऑफ 10 या तो 0। ठीक है, 10 में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्कोर करेगा, तो 0 बच्चा मतलब 0 डिवाइड बाय 10, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो जाती है 0। और 10 आउट ऑफ 10 मतलब सारे बच्चों ने अगर स्कोर कर लिया 100 आउट ऑफ 100, सो 10 आउट ऑफ 10 मतलब वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वो इट विल बी 1, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 कहेंगे। ठीक है, सो डे टू डे लाइफ में जब हम ऐसे स्टेटमेंट कहते हैं तो उन स्टेटमेंट्स का जो भी एक पॉसिबल लाइकली आउटकम होता है, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट का इसका जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक पॉइंट जो हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। किसी सर्टेनिटी के साथ हम उसका जो पॉसिबल आउटकम है वो पॉसिबल आउटकम नहीं कह सकते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्कोर करेंगे, क्या कन्फर्मली हम बता सकते हैं? या आप अभी पढ़ रहे हो तो आप में से अगर जो समझो 300-400 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, 300-400 बच्चों में से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 400 आउट ऑफ 400 400 बच्चे हमारे यहाँ पर आउट ऑफ स्कोर करेंगे। ठीक है, कहने की बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? नो। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं सर्टेन वो उसकी सर्टेनिटी हमें पता नहीं है, वो एग्जैक्टली कितना होगा ये हमें पता नहीं है। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है हमारे पास। क्या है वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड मेनी टाइम्स अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। जैसे रिजल्ट चेक करना है बच्चों का मैथमेटिक्स में आउट ऑफ कितने हैं, तो 400 बच्चे हैं, एक बच्चे का रिजल्ट चेक किया, दूसरे का चेक किया, तीसरे का चेक किया, ऐसे सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हम क्या करते हैं 400 बच्चों का रिजल्ट चेक करते हैं, तो ये बन गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन एक और क्या बनती है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड मेनी टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस एंड आउटकम ईच टाइम इज नॉट सेम, हर एक बार आउटकम सेम नहीं आता है, देन सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे 400 बच्चों का रिजल्ट है, 400 बच्चों के रिजल्ट में जैसे सपोज 1 to 400 हमने बच्चों को उनके नाम है और रोल नंबर दे दिए, तो कौन सा बच्चा हर बार चेक करे, रिजल्ट चेक करने के बाद उसका मार्क्स चेक करेंगे, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, अगर आउट ऑफ मिला रोल नंबर 1 को तो रोल नंबर 1 मिला, मतलब जो जिसका रोल नंबर फर्स्ट है वो XYZ स्टूडेंट वो आउट ऑफ मार्क लेगा। फिर उसके बाद 10वां स्टूडेंट सपोज है, तो 10वां मतलब क्या है 10th रोल नंबर वाला स्टूडेंट है, वो फिर से फर्स्ट रोल नंबर वाला स्टूडेंट बनेगा क्या? नहीं। ठीक है, अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हमें बार बार वही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देते हैं हम, रोलिंग डाइस। ठीक है, जब तक 1 2 3 लूडो खेलते होंगे ना आप, तो 1 2 3 ऐसे जब तक हमें 6 नहीं गिरता तब तक हम वहाँ पर ये नहीं कर सकते, वहाँ पर खेल नहीं सकते। करेक्ट, सो यही हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। So the result of random experiment is outcome. So the concept is sample space and sample points. सैम्पल स्पेस मतलब क्या है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो उसमें पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, वो पॉसिबल आउटकम्स मतलब है हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, सो सैम्पल स्पेस इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर S, और सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स। ये हमारा कंसेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कहेंगे कि सपोज वी आर रोलिंग अ डाई या टॉसिंग कॉइन, ए फेयर कॉइन हमने टॉस किया। फेयर कॉइन अगर हमने टॉस किया तो फेयर कॉइन टॉस करने के बाद उसके पॉसिबल आउटकम क्या आते हैं, हेड या टेल, एक ही कॉइन टॉस करे तो सैम्पल स्पेस में हमारा जो सैम्पल स्पेस होता है उस सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स कौन से आएंगे, मतलब उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, आइदर हेड और टेल। अगर सपोज हम कोई रोलिंग एक डाई रोल कर रहे हैं तो उसमें सैम्पल पॉइंट्स क्या आएंगे या सैम्पल स्पेस क्या होगा, सबसे पहले तो 6 नंबर हो गए उसमें, 1 2 3 4 5 6। सो ऐसे उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सो 6 पॉसिबल आउटकम्स उसमें से एक पॉसिबल आउटकम मतलब क्या होता है, सैम्पल पॉइंट, और उनका टोटल कलेक्शन मतलब क्या होता है, उसका जो टोटल सेट होता है
दैट सेट इज नथिंग बट सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट मतलब क्या है, जैसे हमने सैम्पल स्पेस देखा, सैम्पल स्पेस में होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसमें जो भी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, दैट पॉसिबल आउटकम्स, अब उन पॉसिबल आउटकम्स का अगर एक सबसेट हम निकाले, सबसेट मतलब क्या होता है, उसमें से कुछ एलिमेंट, जैसे रोलिंग अ डाई एक एग्जांपल है, उसमें से कितने हमारे पास एक ये आते हैं, उसके पॉसिबल आउटकम आते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें से अगर मैंने एक सबसेट आपको ऐसा कहा, एक इवेंट ऐसा कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज एन इवन नंबर, वो एक इवन नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर है तो कितने आ गए उसमें से, 1 से 6 में इवन नंबर कितने आते हैं, 2, 4, 6, ठीक है। सो उसमें से 3 ऐसे एलिमेंट्स निकल आए कि जो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और उन इवेंट, ये पर्टिकुलर जो सबसेट है, ये सबसेट किसका है, अगर समझो हमारा S एक सैम्पल स्पेस है और उसमें से कोई ए कंडीशन वाला एक सेट निकाला हमने जिसके एलिमेंट्स मिले हमें 2, 4, 6, ठीक है। उस केस में A इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, दैट इज A इज सबसेट ऑफ S। तो अगर A एक सबसेट है S का तो हम A को इवेंट कहेंगे। दूसरा एक इवेंट कह सकते हैं, द नंबर इज विच इज ऑन अपर फेस इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, या नंबर इज एन ऑड नंबर, द नंबर इज एन प्राइम नंबर। सो ये जो कुछ भी है ये क्या बनेंगे हमारे, ये बनेंगे हमारे इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट इज फेवरेबल आउटकम। व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? इट इज एन आउटकम विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को जब एक आउटकम हमारा उसका सबसेट होता है या उसको बिलोंग करता है, दैट पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। जैसे कि एक हमारा सैम्पल स्पेस है और सैम्पल स्पेस के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे किसी इवेंट एक आउटकम में है तो उस केस में ये जो बनता है आउटकम, इसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ इवेंट्स। कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, कुछ कम दिए हैं, वो 2 या 3 ही टाइप दिए हैं, उसमें एक इवेंट हम ऐड करेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखिए 4 हमारे पास टाइप्स है। फर्स्ट इज सिंपल इवेंट, सेकेंड इज श्योर मतलब हमें पता होता है कि ये होना ही है, श्योर इवेंट। थर्ड इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ऐसा भी कहा जाता है। सो सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या है, हुज कंटेनिंग ओनली 1 सैंपल पॉइंट। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे कि मेरे पास 2 कॉइन्स है, ठीक है, 2 कॉइन्स मैंने टॉस किए, दोनों कॉइन्स एट अ टाइम मैंने टॉस किए। अगर दोनों कॉइन्स मैंने एट अ टाइम टॉस किए हैं तो उन कॉइन्स को टॉस करने के बाद जो हमारे पास आउटकम आएंगे, पॉसिबल आउटकम, वो होते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेड हेल एंड टेल टेल। तो इसमें से जो एक इवेंट है वो एक इवेंट कैसा, द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट हैविंग बोथ हेड्स ऑन द टॉप, ठीक है। जो कॉइन्स हमारे टॉस किए गए फिर उसमें जो टॉप में आएगा वो दोनों में हेड आएगा, ऐसा इवेंट कौन सा है, तो ऐसा एक ही इवेंट होता है। या रोलिंग डाई का ही एग्जांपल फिर से कंटिन्यू करते हैं हम। रोलिंग डाई में क्या होता है, अगर सपोज मुझे चाहिए तो एक डाई रोल किया हमने और उस डाई को रोल करने के बाद जो अपर फेस पे नंबर आया दैट नंबर इज 5। ऐसे कितने हमारे पास एलिमेंट हो गए या कितने सैंपल स्पेस हो गए, सैंपल पॉइंट्स होंगे, तो एक ही सैंपल पॉइंट होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री को हम 1 भी कहते हैं। देन एन इवेंट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हेड और टेल है हमारे, इसे कॉइन टॉस करने के बाद 2 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। सो एक कॉइन टॉस करने के बाद हमने क्या किया, हमें पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर हेड और टेल, हेड या टेल दोनों में से कोई तो भी एक आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब क्या है, या तो हमें पता है एक कॉइन टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और दोनों को एट अ टाइम, दोनों तो एट अ टाइम नहीं आ सकता, लेकिन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो ये नहीं तो वो, ऐसा जब किया जाता है तो हम क्या कहेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालना या दोनों आउटकम उसमें रहना, दैट इज कॉल्ड एज श्योर और सर्टेन इवेंट। इसका मतलब क्या, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन एन इवेंट ए आर
प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस एस। एक इवेंट ए के जो एलिमेंट्स है वो सैंपल स्पेस एस के भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट मतलब 100% टोटल एलिमेंट्स फ्रॉम ए आर द एलिमेंट्स ऑफ एस, उस केस में हम कहेंगे वो इवेंट को श्योर और सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या होता है, ऐसा इवेंट जिसके सैंपल स्पेस में या जिसके सेट में एक भी सैंपल पॉइंट ना हो। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक रोलिंग डाई हमने थ्रो किया, ठीक है, डाई थ्रो करने के बाद हम क्या कहेंगे कि मुझे अपर फेस पर 0 नंबर वाला एक इवेंट चाहिए, तो क्या पॉसिबल है क्या वो? नहीं, डाई के फेसेस पे कितने नंबर्स होते हैं? इट इज़ फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे 6 पॉइंट्स वहाँ पर होते हैं या 6 नंबर्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर 0 तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या वहाँ पर 7 भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो नंबर ग्रेटर दैन 6 अगर हमें वहाँ पर कहा पूछा गया तो नंबर ग्रेटर दैन 6 हम वहाँ पर दे सकते हैं क्या? तो नहीं दे सकते, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर इवेंट का जो सैंपल पॉइंट है या उसके जो इवेंट एलिमेंट्स उसमें आएंगे, वो एलिमेंट्स कैसे होंगे? उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज इट विल बी द 5 सेट। सो ऐसे केसेस में जो 5 सेट जिसका सैंपल स्पेस होता है या सैंपल पॉइंट होता है, तो 5 सेट का आंसर वहाँ पर आना मतलब दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट, उस इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ना नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। आपने सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है लास्ट ईयर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? लेट अस कंसिडर ई बी द इवेंट। एक ई इवेंट है सैंपल स्पेस एस का, तो हमें ई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब क्या करेंगे? हम एस में से ई इवेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो रोलिंग डाई का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज E be the event that the numbers on the face are even number, ठीक है, मतलब 2 4 और 6। सो E इवेंट अगर ये है कि जिसमें एलिमेंट 2 4 एंड 6 है, तो E इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? E डैश या E बार, ठीक है। किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हम इंडिकेट करते हैं E। अगर एक इवेंट है या तो A इवेंट है तो उसको A डैश A बार, इससे हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा सैंपल स्पेस S है, उस सैंपल स्पेस S में से हम जो 3 एलिमेंट हमारे एक इवेंट में आए हैं वो इवेंट में से सब सैंपल स्पेस में थे से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा E कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमें? 1 3 5। अंडरस्टूड? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट्स। देखिए इसमें 4 टाइप का अलजेब्रा है, जिसमें फर्स्ट इज यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। इसमें से हर एक इवेंट्स का ये जो अलजेब्रा है या जो हमने पढ़ना है, ये इसमें हर एक का एक बहुत ही अलग अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आपने इंटरसेक्शन और यूनियन ये दोनों जो है ये सेट थ्योरी में पढ़ चुके हो आप, ठीक है। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है अगले जो हमारे कंसेप्ट है उन कंसेप्ट्स के लिए। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये कंसेप्ट, ये जो 4 अलजेब्रा के ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सो लुक एट दिस, यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स, 2 इवेंट का यूनियन करना है। मतलब क्या करते हैं हम? लेट अस कंसिडर अ P एंड Q इवेंट्स। P और Q ऐसे 2 इवेंट हमने कंसिडर किए। P इवेंट में जो भी हमारे एलिमेंट्स थे उसका यूनियन हम Q इवेंट वाले एलिमेंट्स के साथ करेंगे, ठीक है। अब P और Q इवेंट है, उनको यूनियन करेंगे। यूनियन करना मतलब क्या होता है? जो भी P के एलिमेंट्स है और Q के एलिमेंट्स है उनको एक साथ लिखना, मतलब हम उसका यूनियन करते थे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये P और Q का हमने यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब यूनियन के बाद क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या है? अगर सपोज ये मेरा एक सेट है P और एक दूसरा सेट है Q, सो इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स का हो या कॉमन इवेंट्स का हो या कॉमन एलिमेंट्स का हो, उन वो लिखना मतलब हमारा इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट बन जाता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आपको क्या हो सकता है? सपोज कोई एक इवेंट दिया गया है P इवेंट, कोई एक इवेंट दिया गया है Q इवेंट। P इवेंट में कुछ नंबर्स है, Q इवेंट में कुछ नंबर्स है, और उसमें से हम जो कॉमन नंबर्स थे, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा था कि कोई एक बच्चा है जो स्कूल के कुछ बच्चे हैं एक क्लास के,
उसमें कोई बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, या कोई फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है, ठीक है। सो दोनों खेलने वाले कहाँ पर आते थे, ये हमारे इंटरसेक्शन के पार्ट में आते थे। ओके, ये समझने वाली बात है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिसमें सपोज पी और क्यू ऐसे दो इवेंट्स दिए गए और पी क्यू के इंटरसेक्शन, अगर इनका इंटरसेक्शन हम निकाले तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन दीज टू इवेंट्स, इन दोनों इवेंट्स में कोई भी मतलब एक भी इवेंट कॉमन नहीं आता है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको कई बार फाइंड आउट करने को आ जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब क्या होते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू, अगर P और Q ऐसे हमारे पास दो इवेंट्स गिवन है तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 0 अगर है, देन दोज इवेंट्स कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इट विल बी इक्वल टू 0। सो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ में आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? ओके, अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब क्या है, जब हम किसी दो इवेंट्स का यूनियन लेते हैं और वो यूनियन क्या बन जाता है हमारा, वो यूनियन बन जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल P इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, रोलिंग डाई का एग्जांपल हम ले देते हैं। सो P एक ये इवेंट है जिसमें 2, 4, 6 ऐसे पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स है, और Q इवेंट है जिसमें 1, 3, 5 ऐसे सैंपल पॉइंट्स है। तो इन दोनों को जब हम यूनियन ले लेंगे तो यूनियन लेने के बाद इसका क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट विल बी द सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस बनता है जब हम एक डाई रोल करते हैं तब, ठीक है। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट में जब P यूनियन Q दो इवेंट्स का यूनियन जब हम लेते हैं तो वो यूनियन अगर सैंपल स्पेस बन जाता है हमारा, देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो उसमें किसी भी इवेंट के लिए देखिए, अगर एक कोई इवेंट है P और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन P का और उसके इंटरसेक्शन का अगर हम कोई कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो P और P का कॉम्प्लीमेंट, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो तो फाई आने वाला है, क्योंकि देखिए एक इवेंट में P इवेंट है तो P इवेंट और P कॉम्प्लीमेंट, इसमें कुछ कॉमन तो रहेगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो हमारा सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस में से P वाले एलिमेंट्स हम एलिमिनेट करने के बाद जो बचते हैं वो P कॉम्प्लीमेंट होता है। सो P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इज फाई सेट, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। मैं फाई सेट क्यों हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर हम कहें कि वहाँ पर 0 एलिमेंट है तो 0 एलिमेंट में भी ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि वहाँ पर 0 एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे हर बार, इट इज़ अ फाई सेट, नल सेट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 0 एलिमेंट प्रेजेंट है ऐसा हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर फाई सेट या नल सेट होता है, इसका आंसर ऐसा कहेंगे, ठीक है। P और P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P को एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक स्पेशल डेफिनेशन हम देख रहे हैं, इफ़ एनी टू इवेंट्स, दो इवेंट्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं सैंपल स्पेस S पर, कैसे, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा गया है और एग्जॉस्टिव भी कहा गया है, ठीक है। ऐसे दो इवेंट्स सैंपल स्पेस S पे जिन्हें क्या कहा गया है, क्या कहा गया है उसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। फिर वो जो दो इवेंट्स है उन दो इवेंट्स को हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल A और B, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो A और B ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। सो दीज आर सम नोटेशंस। नोटेशंस में क्या है, अगर उसका A डैश या A बार अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं, या अगर ऐसा ऑपरेशन रहा तो उसको हम कहते हैं नॉट A, ठीक है। A नहीं है मतलब A कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। A यूनियन B, एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, दैट मीन्स व्हाट, इसमें से जो सैंपल स्पेस में S में जो एलिमेंट आएगा A यूनियन B फाइंड आउट करने के बाद जो भी सेट बना हमारा, सपोज उस सेट का जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट इज आइदर फ्रॉम A और B, वो या तो A का एलिमेंट होगा या तो B का एलिमेंट होगा। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मतलब क्या है, वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दोनों सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है, A का भी होगा एज वेल एज B का भी होगा। देन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, B का, और फिर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B, सेकंड में B का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद A, तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, A और B इन दोनों में से
एक इवेंट कॉमन है जो कि हमारा इस रिलेशन से हम उसको शो कर सकते हैं। एंड लास्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखा होगा या देखेंगे आगे जाके, फिजिक्स में भी है हमारे पास। सो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द कट द लाइन चेंज द साइन, ऐसा रूल होता है ये, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो एलिमेंट है वहाँ पर वो ए का भी नहीं है और वो बी का भी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे कुछ नोटेशंस थे जो नोटेशंस हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। नाउ लुक एट व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट possess uncertainty regarding the actual results of the experiment even though all possible outcomes are known to us। मतलब जैसे देखिए एक कॉइन टॉस करना है, उसके पॉसिबल आउटकम हमें पता है कि हेड नहीं तो टेल ही होगा, लेकिन फिर भी उसका वो जो प्रोबेबिलिटी होती है या उस इवेंट पे हम जो भी परफॉर्म करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी उसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू निकालना दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो होता है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो आप, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लो, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के पहले ही हमें पता होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ तो है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उस पर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे उस पर सैम्पल स्पेस लेते हैं, फिर उस पर एक्चुअल रिजल्ट पे हम एक एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है उस पर हम चेक करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और उसका क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब क्या है, वो हमारा अगला कंसेप्ट है, उसमें हम एग्जैक्टली इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स या आउटकम्स, नॉट इवेंट्स, सॉरी, इक्वली लाइकली आउटकम्स। द इक्वली लाइकली आउटकम्स आर, the outcomes are said to be equally likely when we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other, ठीक है। इक्वली लाइकली मतलब क्या, हमें पता है कि इसमें से ये सही से जो है ये 4-5 हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन एक जो आउटकम है वो आउटकम दूसरे से ज़्यादा लाइकली, मतलब ज़्यादा उसका आंसर आएगा, या दूसरे का इवेंट थर्ड से ज़्यादा आएगा, या उस दूसरे का जो प्रेजेंस है वो थर्ड से ज़्यादा आएगा, ये हमें पता नहीं होता है। इस केस में हम कहते हैं कि इक्वली लाइकली, ठीक है। सो कंसिडर, हम वो एक गेम खेलते थे जब बचपन में, फाइंड द मिडल फिंगर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, हमें पता होता था कि ये 5 उंगलियों में से एक तो उंगली है, करेक्ट, ये 5 उंगलियों में से एक तो उंगली है, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सी है ये हमें पता नहीं था, ठीक है। तो हम क्या कहते थे कि ये है, ये 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक हो सकती है, ठीक है, 5 में से कोई भी एक हो सकती है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। सो इक्वली लाइकली इवेंट समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं हम किसी भी एग्जाम्पल की या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है। ये हमने 10th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, विच इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैम्पल स्पेस। किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस इवेंट के सेट में या उसके सैम्पल स्पेस में उस इवेंट का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें, उसके सैम्पल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, और कुछ एक्सियोम्स है। एक्सियोम्स मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती उन्हें कहा जाता है एक्सियोम्स। ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। आपके 9th के सिलेबस में शायद एक्सियोम्स वर्ड ना हो, लेकिन एक्सियोम्स मतलब ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ज्योमेट्रिकल कुछ एक्सियोम्स होते हैं कि पॉइंट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन इज अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट होता है। तो वैसे प्रोबेबिलिटी में भी कुछ एक्सियोम्स है, वो एक्सियोम्स हमें अब देखने हैं। सो देयर आर मेनली 3 एक्सियोम्स। पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज आइदर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर दैन 0, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन एट मैक्स वो कहाँ तक जाएगी, इक्वल टू 1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस अगर हम निकालते हैं तो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 1,
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, और किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आएगी। एंड ए एंड बी, दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ए और बी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो वो जब हम इन दो प्रोबेबिलिटीज की एडिशन करेंगे, दैट एडिशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की आप ए यूनियन बी करो, फिर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। These are the three main axioms that we have to remember always. And now some elementary properties of probability. So look at one by one. First property is probability of A complement. अगर A complement A बार की अगर हमें probability निकालनी है, A complement की किसी भी event का एक complement है, उसकी probability अगर हमें निकालनी है, तो वो probability हम कैसे निकालते हैं? That is 1 minus probability of A. जैसे A event और A complement इनमें जो रिलेशन है तो वही रिलेशन उनके प्रोबेबिलिटी में रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई सेट, किसी भी इवेंट का अगर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब क्या, कोई अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो इन इम्पॉसिबल इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0। and we always remember that probability of any event is greater than equal to 0 or less than or equal to 1. At last, probability of any sample space is equal to 1, ये तो हमने already देखा ही है। Next, if A is subset of B, then अगर A event जो है वो B event का subset है तो probability of A is less than or equal to probability of B, ये पहला result होता है उसका। दूसरा result होता है probability of A complement intersection B is equal to probability of B minus probability of A। ये दो रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है। अब इन प्रॉपर्टीज़ का क्या करना है हमें, ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे अगले एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ याद होना हमें बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो, ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी नोटेशंस लिख लो, ठीक है, ये नोटेशंस आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी टू इवेंट्स, किसी भी दो इवेंट्स के लिए सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले में क्या था, पहले में था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, अब क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। So probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B। ये दो रिजल्ट्स है। इन ऑल टोटल हमारे पास 6 हमारे जो प्रॉपर्टीज थे तो वो प्रॉपर्टीज हमने देखे। ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के कुछ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फर्स्ट, इफ A इज एन इवेंट, अगर ये एक A इवेंट है जो सैंपल स्पेस S में से हमने निकाला है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए ये 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है या लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और एक चीज़ हमें यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर ए बार इज नथिंग बट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये एक प्रूफ है जो प्रूफ हमें प्रूव करना है। लेट अस से एन बी द सैंपल पॉइंट्स इन एस, सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स है n, एंड m विद सैंपल पॉइंट्स इन a। हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें n हमारे नंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जो इवेंट a है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बिकम m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या बनेगी, m बाय n। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर n, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज m बाय n। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर, फिर क्या बनेगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू m इज लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट a। ठीक है, therefore 0 is less than or equal to m is less than or equal to n, then
डिवाइड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारे पास मिला हमें, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय m करेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे, ठीक है। डिवाइड दिस टोटल इक्वेशन बाय n, सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाय n इज 0। m डिवाइडेड बाय n, इसका तो कुछ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो उसको हम एज इट इज रख दिए, m डिवाइडेड बाय n। देन n डिवाइडेड बाय n, एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी इज 1। तो यहाँ पर क्या रिलेशन मिला हमें, देयरफॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू m बाय n इज लेस देन और इक्वल टू 1, वेयर m बाय n इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a। हमने उसको पहले कंसिडर किया था, इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, ठीक है। सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट a हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। अब एक और क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमें प्रूव करना था 1 माइनस p ऑफ a, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, हम जब सैंपल स्पेस n में से सैंपल स्पेस में से जब हम इवेंट a को सब्ट्रैक्ट कर दे, सो इवेंट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, m, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे, n। सो हम क्या करेंगे, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट के लिए उसका पहले नंबर निकालना पड़ेगा। सो नंबर क्या है उसका, n माइनस m। सो n माइनस m, उसको जब हम डिवाइड बाय n करेंगे तो क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय n इज 1 एंड m डिवाइड बाय n इज probability of a. So 1 minus probability of a, this is the proof of probability of a complement is equal to 1 minus probability of a. So आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है। इसमें जितने भी फॉर्मूले हमने सिखाए हैं वो फॉर्मूले आपको पहले एक पेज पे लिखने हैं, और वो लिखने के बाद आपको फिर हम कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों।